रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड करा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 99,122 करोड़ का सरप्लस अमाउंट ट्रांसफ़र करेगी। अब ये ट्रांसफ़र क्यों करेगी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आरबीआई को ट्रांसफ़र करने को? क्या पहले भी ऐसे ट्रांसफ़र्स किए जा चुके हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ये सरप्लस अमाउंट 9 महीने का बताया जा रहा है। हर कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक ख़त्म हो जाता है। आरबीआई भी एक कंपनी की तरह ही काम करता है, मगर इसका फाइनेंशियल ईयर पहले 1 जुलाई से शुरू होता था और 30 जून तक ख़त्म हो जाता था। मगर कुछ समय पहले ही इसका फाइनेंशियल ईयर भी बदल के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कर दिया गया है। इसी बदलाव की वजह से, इसी ट्रांजिशन की वजह से इस बार का फाइनेंशियल ईयर अगर हम कैलकुलेट करें तो आरबीआई का पिछले साल 1 जुलाई से शुरू हुआ और इस साल 31 मार्च तक ख़त्म हुआ। तो ये जो 9 महीने का सरप्लस अमाउंट है 99,122 करोड़, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का फैसला किया गया है। 21 मई की अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीट में भी आरबीआई ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो ये 9 महीने का सरप्लस अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। अब सवाल उठता है कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र क्यों करती है? 1935 में जब आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ तो उसे प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक की तरह उसको शुरू किया गया था। कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है तो उसको जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो उसी में से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। गवर्नमेंट ने 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया और उसकी सोल ओनरशिप बन गई। सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार जितना भी सरप्लस अमाउंट आरबीआई के पास होगा उसे वो सरप्लस अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं है कि ये ट्रांसफ़र किया गया है। 2018-19 में ये ट्रांसफ़र अमाउंट 1.25 करोड़ का था, 1.75 लाख करोड़ का। वहीं 2019-20 में ये काफ़ी कम था, 56,000 करोड़ का। और अब की बार ये सरप्लस अमाउंट 99,122 करोड़ का है, जो कि आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने का फैसला किया है। बात करते हैं सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स ऑफ आरबीआई के। आरबीआई के कमाई के साधन क्या हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। जितने भी डॉलर्स हैं, जितने भी फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन करेंसी है, ये सब आरबीआई अपने हेडक्वार्टर्स में नहीं जमा करता, उसे वो ओवरसीज बैंक्स में डिपॉजिट करता है, यूके में, यूएस में। और इसके बदले में हर साल आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है। इस साल ये इंटरेस्ट अराउंड 585 बिलियन डॉलर्स का बताया जा रहा है। दूसरा सोर्स है इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हर साल आरबीआई गवर्नमेंट से बहुत सारे बॉन्ड्स परचेज करता है, जिसके बदले में उसे इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा सोर्स है रिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन असेट्स एंड गोल्ड। जितने भी डॉलर्स हैं, जितनी भी फॉरेन करेंसी है, अभी जैसे $1 की कीमत 70-71 रुपये चल रही है, इसमें अगर अप्रिसिएशन होगा तो आरबीआई को प्रॉफिट होगा। अगर गोल्ड के रिजर्व हैं जितने भी, अगर गोल्ड की वैल्यू में अप्रिसिएशन होगा तो आरबीआई को प्रॉफिट होगा। अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो जितने भी स्टाफ है उसकी सैलरी और दूसरे एक्सपेंडिचर्स, और एक और एक्सपेंस है रिवर्स रेपो रेट। जितने भी बैंक्स हैं उनके पास जो भी सरप्लस मनी बचता है अपने लोन्स देने के बाद, अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने के बाद, कमिटमेंट्स के बाद, जितना भी सरप्लस इन बैंक्स के पास बचता है वो आरबीआई को जमा करा देते हैं, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं। और आरबीआई इसके बदले में इन बैंक्स को इंटरेस्ट देता है, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। करंटली ये रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है। अब अगर हम बात करें कि ये फिगर कहाँ से आती है, 99,122 करोड़ की फिगर्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो जैसे हमने अभी बात करी अर्निंग्स की, एक्सपेंडिचर की, और एक चीज़ होती है कंटिंजेंसी रिस्क बफर।
ये एक मिनिमम लेवल होता है हर कंपनी का, जो उसे मेंटेन करना ही पड़ता है, जो उसे लॉसेस में काम आ सके, एडवर्स सिचुएशंस में काम आ सके, किसी तरह की कैलामिटी में काम आ सके, या फिर कोई इकोनॉमिक स्लम्प के दौरान काम आ सके। तो 2 साल पहले तक आरबीआई का कंटिजेंसी रिस्क बफर 6.8% हुआ करता था, मगर तब बिमल जलान जो उस टाइम के गवर्नर थे, उनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि इतने हाई बफर की ज़रूरत नहीं है, इसको 5.5% से 6.5% तक ही रखा जाए। तो आरबीआई ने ये डिसाइड करा कि इसको 5.5% पे ही रखा जाए, और ये जो 5.5% है ये ऑफ बैलेंस शीट होता है। तो 5.5% ऑफ बैलेंस शीट के हिसाब से ये फिगर निकाली जाती है। पिछले साल ये सरप्लस 56,000 करोड़ का था, लेकिन इस साल ये सरप्लस बढ़ के 99,122 करोड़ का हो गया। तो इतने ज़्यादा सरप्लस अमाउंट की वजह क्या है? इस साल आरबीआई ने बहुत सारे बॉन्ड्स परचेज किए, जिसकी वजह से उसे अच्छी इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुई। इस साल बहुत सारे फॉरेन रिजर्व्स, डॉलर्स इंडिया में, भारत में आए, जिसकी वजह से आरबीआई को अच्छी इनकम जनरेट हो सके, और बहुत सारे लिक्विडिटी ऑपरेशंस आरबीआई ने कंडक्ट किए, जैसे बैंक्स को एंकरेज किया कि वो उससे लो इंटरेस्ट रेट्स पे फंड्स लेके आगे लोन डिसबर्सल्स करें। बैंक्स ने इन फंड्स के बदले में आरबीआई को 4% का इंटरेस्ट दिया, जिसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है, रेपो रेट वो होता है जो बैंक आरबीआई को देते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जो आरबीआई बैंक्स को देता है। तो ये गैप जितना बड़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा इनकम आरबीआई को जनरेट होगी। तो अभी फिलहाल रेपो रेट 4% चल रहा है, और रिवर्स रेपो रेट अराउंड 3.35% चल रहा है। तो ये गैप जो है ये 0.65% का है, जो पहले कभी 0.25% हुआ करता था, और फिर उसके बाद 0.5%, अब ये बढ़ के 0.65% हो गया है। तो ये भी वजह रही कि इस साल आरबीआई को अच्छा खासा सरप्लस मनी जनरेट हुआ। अब बात करते हैं कि इस सरप्लस अमाउंट का गवर्नमेंट को, सरकार को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट को एड मिल जाती है। इस साल फरवरी में बजट में ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि अराउंड 53,000 करोड़ का सरप्लस मनी जनरेट हो पाएगा आरबीआई के द्वारा, लेकिन ये ऑलमोस्ट डबल अराउंड 99,000 करोड़ का जनरेट हुआ। इस साल ये अनुमान लगाया गया है कि इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 10% आया है, होलसेल इंडेक्स जो होता है वो अराउंड 10% आया है, और कोविड की वजह से जो कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में भी सरकार को नुकसान हुआ है। तो ये जो सरप्लस है ये सरकार को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए कंपेंसेट कर पाएगा।